नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम बात करेंगे कि फर्जी रजिस्ट्री फेक सेल डीड रजिस्ट्री हो जाए तो क्या करें। संपूर्ण कानूनी प्रक्रिया। दोस्तों जब कभी भी फर्जी रजिस्ट्री हो जाती है तो फर्जी रजिस्ट्री होने के बाद हम क्या करें, उसी के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यदि आपकी ज़मीन, मकान या प्लाट की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है तो जितनी जल्दी कार्यवाही करेंगे उतना अच्छा रहेगा। देरी होने पर फर्जी खरीदार आगे किसी और को बिक्री कर सकता है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि अगर किसी भी ज़मीन, मकान, प्लाट का फर्जी रजिस्ट्री हो गया है तो जितनी जल्दी आप कार्यवाही करेंगे दोस्तों उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ताकि वो किसी थर्ड पार्टी को ना बेचे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम निम्न स्टेप में जानेंगे, दोस्तों स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि हमको अगर हमारी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है, ठीक है ना, अगर हमारी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हो गई है तो हमको क्या क्या कदम उठाने हैं, क्या क्या उपाय करने हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं कि अगर फर्जी रजिस्ट्री हो जाए तो हम लोग क्या क्या कार्यवाही कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए स्टेप फर्स्ट, तो यहाँ पे देखिए स्टेप नंबर पहला। सबसे पहले रजिस्ट्री की कॉपी प्राप्त करें। आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्री की कॉपी प्राप्त करना है। ये रजिस्ट्री की कॉपी दोस्तों आपको कहाँ से मिलेगी, तो दोस्तों आपको मिलेगी सब रजिस्ट्रार कार्यालय यानी कि उप पंजीयक कार्यालय, जहाँ जमीन की रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री ऑफिस। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, रजिस्ट्रार ऑफिस जाना है, रजिस्ट्री कार्यालय। उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है दोस्तों प्रमाणित कॉपी। प्रमाणित कॉपी लेंगे तो उसमें सील ठप्पा सब लगा के देंगे, ठीक है ना। और वो कॉपी दोस्तों वो प्रमाणित कॉपी रहती है, यानी कि दोस्तों सर्टिफाइड कॉपी रहती है। उसके बाद दोस्तों जब आप रजिस्ट्रार कार्यालय चले जाएंगे, प्रमाणित कॉपी निकलवा लेंगे रजिस्ट्री की, जिस रजिस्ट्री फर्जी रजिस्ट्री जो हुई है। उसके बाद आपको क्या चेक करना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों रजिस्ट्री नंबर, दिनांक, विक्रेता सेलर यानी जमीन बेचने वाला, और क्रेता बायर यानी कि जमीन खरीदने वाले का आपको नाम देखना है। तो ये चीज़ दोस्तों आपको जरूर देखना है, रजिस्ट्री नंबर, दिनांक, विक्रेता और क्रेता। उसके बाद दोस्तों जब आप रजिस्ट्री की कॉपी में दोस्तों ये सारी चीज़ें देख लेंगे तो उसके बाद दोस्तों रजिस्ट्री के कॉपी में आपको इंपॉर्टेंट चीज़ देखना है, वो है दोस्तों यहाँ पे गवाहों के नाम। ध्यान से देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको गवाहों के नाम जरूर देखें, क्योंकि कोई भी रजिस्ट्री दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ज़मीन है, ठीक है ना, आप ऐसे समझिए कि यदि कोई भी ज़मीन है और इस ज़मीन को दोस्तों कोई भी व्यक्ति खरीद रहा है, तो उस ज़मीन को दोस्तों कोई भी खरीदेगा, चाहे वो कहीं की भी ज़मीन हो, ग्राम पंचायत की हो, नगर पंचायत की हो, या कहीं की सिटी की भी ज़मीन हो, तो जब रजिस्ट्री होगी तो उसमें दोस्तों गवाह जरूर लगते हैं। गवाहों के नाम दोस्तों लिखे भी रहते हैं उसमें, और उनके आधार कार्ड भी लगते हैं, अंगूठा भी लगता है। तो अगला स्टेप दोस्तों बस आपको यही करना है, यहाँ पे उनका क्या करना है, गवाहों का नाम देखें। क्या देखना है उसमें, फोटो, हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान जांचें कि सही अंगूठा लगा है या फर्जी तरीके से। दूसरा चीज़ पता करें कि फर्जीवाड़ा कैसे हुआ है। तीसरी चीज़ नकली हस्ताक्षर। कई बार दोस्तों गवर्नमेंट रजिस्ट्री करवाते टाइम दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, दूसरे का हस्ताक्षर कर देते हैं, जो कि पूरी तरीके से फेक रहता है। और दोस्तों यहाँ पे पांचवी चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या कि नकली अंगूठा। कई लोग दोस्तों अगर ए नाम का व्यक्ति कोई है तो ए का अंगूठा बी वाला मार देता है, तो ये भी कई केसों में देखा गया है। तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करना है रजिस्ट्री की कॉपी मिलने के बाद। गवाहों के नाम जब आप देखेंगे तो आपको गवाहों के ये सारी चीज़ों को चेक करना है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला कदम क्या होगा, आइए उसको देखते हैं। तो अगला कदम दोस्तों अपना ये होगा कि जब ये सारे डॉक्यूमेंट देख लेंगे तो साथ में दोस्तों यहाँ पे सबसे आपको देखना है कि फर्जी आधार कार्ड, जिस आधार कार्ड को लगा के रजिस्ट्री कराया गया उसका आधार कार्ड देखना है। अगर मृत व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हुई है, यानी कि कोई व्यक्ति मर गया है और उसके बाद अगर उसकी रजिस्ट्री की गई है, तो आप सबसे पहले देखें कि मृत व्यक्ति की रजिस्ट्री का नाम देखें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको देखना नकली पावर ऑफ अटॉर्नी। ये पावर ऑफ अटॉर्नी क्यों देखना है, उसके थोड़े से दोस्तों मैं आपको एक रीज़न दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक ज़मीन हो गई, ठीक है ना। अब ये ज़मीन है, ये ज़मीन ए के नाम में है। अब ए नाम का व्यक्ति क्या है ना, ये चल सकता ना, फिर सकता ना, कहीं जा सकता ना, आ सकता, लेकिन ज़मीन इसी के नाम में है। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, ये क्या करेगा, पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा किसको, बी को। तो जब ये बी को पावर ऑफ अटॉर्नी दे देगा, यानी कि ये ए जो है ये अपना पूरा अधिकार बी को दे देगा। अब ये ज़मीन को चाहे बेच दे, बिक्री कर दे या स्वयं खेती करे, कुछ भी कर सकता है, उसी को कहते हैं पावर ऑफ अटॉर्नी। तो आपको ये भी देखना है दोस्तों कि नकली पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं लगा है।
उसके बाद दोस्तों जब आप रजिस्ट्री कार्यालय जाएंगे, पहला स्टेप अपना हो गया। उसके बाद आप रजिस्ट्री की कॉपी निकलवाएंगे, दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप अपना क्या हो गया कि रजिस्ट्री की कॉपी में गवाहों का नाम और सारे डॉक्यूमेंट चेक करेंगे। ये पहला चरण हो गया। उसके बाद दोस्तों स्टेप 2, तो स्टेप 2 में आपको क्या करना है दोस्तों, सभी दस्तावेज एकत्र करें। आपको क्या करना है, सभी डॉक्यूमेंट को एकत्रित करना है, साथ में रखना है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे देखिए निम्न डॉक्यूमेंट साथ रखें। तो देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पे हो जाएगी दोस्तों रजिस्ट्री की मूल प्रति। उसके बाद जिस ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है उसका हो जाएगा खसरा खतौनी B1, ये डॉक्यूमेंट आपको रखना है। तीसरा उसी ज़मीन का नक्शा रखना है। चौथा नामांतरण का आदेश रखना है। यदि मान लीजिए कोई ज़मीन है और उसकी रजिस्ट्री हो गई तो सिंपल सी बात है, जब रजिस्ट्री हो जाएगी तो रजिस्ट्री के बाद नामांतरण कराएगा वो व्यक्ति। तो नामांतरण अगर हो गया है तो उस स्थिति में आपको नामांतरण का आदेश रखना है। साथ में आपको आधार कार्ड रखना है और समग्र ID रखना है यदि लागू होता है तो। ये 6 डॉक्यूमेंट आपको एकत्र करके रखना है, ठीक है ना। और उसके साथ में दोस्तों आपको क्या रखना है, बिजली का बिल जो आप देते हैं और टैक्स की रसीद जो आप नगर पंचायत या ग्राम पंचायत में टैक्स देती हैं। और उसके साथ में दोस्तों कब्जे का साक्ष्य रखना है। कब्जे का साक्ष्य का मतलब क्या हो गया कि आप दोस्तों जिस ज़मीन की दोस्तों वहाँ पे आप फोटोग्राफी भी कर सकते हैं ना, फोटोग्राफी के तहत रख सकते हैं, फोटो भी रख सकते हैं। और दोस्तों फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों चीज़ यहाँ पे आप रख सकते हैं। तो ये 8 डॉक्यूमेंट आपको एकत्र करके रखना है, ठीक है। ये आपके बहुत काम आएगा। और लास्ट में एक 9वां डॉक्यूमेंट रखना जो कि इंपॉर्टेंट है, फर्जी रजिस्ट्री की कॉपी रखनी है। तो दोस्तों दूसरे स्टेप में अपने को क्या करना है कि सारे डॉक्यूमेंट के इकट्ठा करके एकत्र करके रखना है पूरे 9 डॉक्यूमेंट को। इसके बाद दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप 3। तो स्टेप 3 में अपने को क्या करना है दोस्तों, जब अपने को पता चल गया कि हमारी जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हो चुकी है और सारे डॉक्यूमेंट हम एकत्र कर लिए, तो अगला स्टेप हमारा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखिए, पुलिस में FIR दर्ज कराएं। दोस्तों बहुत सारे लोग नहीं कराते हैं, तो आपको ये दोस्तों स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुलिस में FIR दर्ज जरूर कराएं। यदि धोखाधड़ी हुई है तो तुरंत FIR कराएं। तो दोस्तों यहाँ पे संभावित धाराएं तथ्यों के अनुसार पुलिस FIR दर्ज करेगी। अभी नया कानून आ गया BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के तहत दोस्तों FIR दर्ज होगी। और कौन कौन से सेक्शन लगेंगे यहाँ पे ध्यान से देखिए आप दोस्तों। धारा 318 चीटिंग यानी कि धोखाधड़ी आपके साथ हुआ है तो धारा 318 लगेगा। उसके बाद धारा 136 यानी कि फॉर्जरी। फॉर्जरी का मतलब होता है जालसाजी। जालसाजी का मतलब होता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का डुप्लीकेट प्रमाण पत्र बना लेना, किसी डॉक्यूमेंट का फर्जी साइन बना लेना, इसको दोस्तों जालसाजी बोलते हैं। तीसरा सेक्शन लगेगा धारा 338 फॉरगेट डॉक्यूमेंट का उपयोग। फॉरगेट डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, जो दोस्तों फर्जी डॉक्यूमेंट रहते हैं यानी कि नकली दस्तावेजों का उपयोग करके आपने काम किया है। चौथा सेक्शन है धारा 340 फॉर्जरी ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी विल। तो दोस्तों ये धारा 340 लगेगा विल वसीयत के टाइम पे। और दोस्तों लास्ट धारा लगेगा धारा 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र। यानी कि आप जिस काम को कर रहे हो उसको आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा। किसके तहत, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी धारा 61 के तहत। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पुलिस में आपको FIR जरूर करवानी है। उसके बाद ध्यान से देखिए, वास्तविक धाराएं मामले के तथ्यों के अनुसार पुलिस द्वारा लगाई जाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दोस्तों वास्तविक धाराएं मामलों के तथ्यों के अनुसार वहां पे देखा जाएगा कि आपके साथ जो फर्जीवाड़ा हुआ है जमीन का वो किस अनुसार हुआ है, किस तरीके से हुआ है, उनके तथ्यों के अनुसार फिर पुलिस द्वारा धारा लगाई जाएगी FIR दर्ज करते टाइम। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगला काम क्या करना है कि FIR में लिखें। FIR में आपको बताना है थाने में ज़मीन का पूरा विवरण। उसके बाद आपको लिखना है खसरा नंबर, उसके बाद रजिस्ट्री नंबर, फर्जीवाड़े का तरीका, संबंधित व्यक्तियों के नाम कि इस फर्जीवाड़े ज़मीन में कितने व्यक्ति सम्मिलित थे, कौन कौन इसमें शामिल थे, उनके नाम। उसके बाद दोस्तों आपका जब ये काम हो जाएगा तो दोस्तों अगला स्टेप होगा FIR दर्ज कराने के बाद अगला स्टेप होगा दोस्तों स्टेप 4। तो क्या होगा दोस्तों, कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों को आवेदन दे। देखिए दोस्तों बहुत सारे लोग आवेदन नहीं देते हैं, डर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको यही अच्छा काम करना है। जैसे आपको पता चला कि फर्जी रजिस्ट्री हुई है तो आप FIR दर्ज कराए, फर्जी रजिस्ट्री कॉपी निकलवाए, सारे प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट इकट्ठे किए। अब स्टेप 4 में आपको क्या करना है, इन सभी लोगों को कलेक्टर एवं राजस्व अधिकारियों को आवेदन देना है। कहाँ कहाँ देना है, पहला देना है तहसीलदार के आवेदन, वो दूसरे बाद में SDM के यहाँ आवेदन देना है और तीसरा कलेक्टर के यहाँ आवेदन देना है। ये तीनों जगह दोस्तों आवेदन देना है आपको, ठीक है ना, ताकि दोस्तों इनको भी इंफॉर्मेशन रहे। क्योंकि दोस्तों ज़मीन से संबंधित जितने भी दोस्तों, चाहे वो नामांतरण का काम हो, चाहे उसके बाद दोस्तों
नामांतरण निरस्त करने का काम हो, यहीं से पूरा काम होता है। उसके बाद दोस्तों जब आप आवेदन दे देंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखें। आप दोस्तों एक मांग कर सकते हैं कि दोस्तों नामांतरण रोकने की, कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई है और नामांतरण हो रहा है तो आप नामांतरण रोकने की मांग करें, पहली चीज़। दूसरा, रिकॉर्ड में आपत्ति दर्ज करने की मांग करें। जब रजिस्ट्री हो जाए और रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने हो तो वहाँ पर दोस्तों आप आपत्ति लगा दीजिए वहाँ पर, ठीक है। आपको ये दूसरा करना है। तीसरा, विवादित भूमि पर अंकित करने की। तो ये 3 मांग दोस्तों आप लोगों को करना है। आप लोग दोस्तों अगर किसी के साथ भी रजिस्ट्री दोस्तों जब फर्जी होगी आपकी ज़मीन की तो दोस्तों आपको यहाँ पे रजिस्ट्री का, ठीक है ना, रजिस्ट्री के दोस्तों कॉपी और सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपको ये 3 मांग करनी है। उसके बाद अगला स्टेप क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। तो अगला स्टेप दोस्तों यहाँ पे हमारा रहेगा स्टेप 5, नामांतरण म्यूटेशन को चुनौती दे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब दोस्तों देखिए जैसे ये ज़मीन है, अब ज़मीन ये वाली बिक चुकी है। अब ज़मीन होने के बाद जब इस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है और इसको ए बेचा है और बी खरीदा है, तो बी अब क्या करेगा, खरीदने वाला व्यक्ति यहाँ पर जाएगा क्या, नामांतरण कराने तहसीलदार के समक्ष। तो यहीं पर आपको क्या करना है, यदि आपको पता चल गई कि ज़मीन की बिक्री हो चुकी है और सारे डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यदि फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर नामांतरण हो गया है तो सबसे पहले तहसीलदार के समक्ष आपत्ति लगाएं। दूसरा काम क्या करेंगे, नामांतरण निरस्त करने की मांग करें कि ये गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है, इसका नामांतरण नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा आपका क्या काम रहेगा दोस्तों, अपील रिवीजन की प्रक्रिया को अपनाएं। तो ये 3 काम आपको दोस्तों ध्यान से करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे, नामांतरण स्वामित्व का प्रमाण नहीं होता। स्वामित्व का अंतिम निर्णय सिविल कोर्ट करता है। स्वामित्व का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, स्वामित्व का मतलब होता है नामांतरण ये डिसाइड नहीं करेगा, ये फैसला नहीं करेगा नामांतरण कि ज़मीन किसको और कितनी मिलनी है और उसमें होना है या नहीं। ये अंतिम निर्णय सिविल कोर्ट करता है, ठीक है। अब ये काम होने के बाद अगला काम आपको क्या करना है, स्टेप 6। तो यहाँ पे दोस्तों चरण 6, सिविल कोर्ट में वाद सूट दायर करना है। आपको जब ये सारे काम हो जाए तो साथ में आपको ये भी क्या करना है, सिविल कोर्ट में वाद यानी कि सूट दायर करना है। यह दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा। और दोस्तों यहाँ पे हम कौन सा वाद दायर करेंगे सिविल कोर्ट में, तो हम करेंगे दोस्तों डिक्लेरेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ सील डीड सूट। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो रजिस्ट्री हुई है उसको निरस्त किया जाए, उसको कैंसिल करने के लिए दोस्तों अपन सेल डीड यानी कि विक्रय पत्र, ठीक है ना, रजिस्ट्री जो हुई है उसको निरस्त किया जाए और रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए, इसके लिए अपन एक सूट दायर करेंगे, सिविल कोर्ट में एक वाद दायर करेंगे, ठीक है, रजिस्ट्री कैंसिल कराने के लिए। उसके बाद दोस्तों अपन क्या प्रार्थना आपको करना है, यहाँ सिविल कोर्ट में क्या प्रार्थना करना है, पहली चीज देखिए, फर्जी रजिस्ट्री शून्य घोषित की जाए। दूसरा, रजिस्ट्री निरस्त कैंसिल की जाए। तीसरा, स्थायी निषेधाज्ञा परमानेंट इंजंक्शन दी जाए। और चौथा, प्रतिवादी को जमीन बिक्री हस्तांतरण से रोका जाए। तो यहाँ पे देखिए बिक्री, जैसे मान लीजिए कोई ए नाम का व्यक्ति जमीन खरीद लिया है, अब वो बी को बेच दिया है, तो बी भी तो सी को बेच सकता है ना जमीन। तो उसी के लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिक्री को हस्तांतरण से रोका जाए, यानी कि जमीन किसी को दूसरे व्यक्ति को नहीं बेचा जाए। तो आपको ये दोस्तों प्रार्थना करना है, ये चारों प्रार्थना करना है कहाँ, सिविल कोर्ट में। उसके बाद अपन देखते हैं स्टेप 7। तो दोस्तों जब आप सूट कर देंगे तो उसके बाद आपको स्टेप 7 में क्या करना है, अस्थायी निषेधाज्ञा, यानी कि दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टे ऑर्डर मांगे। तो दोस्तों वाद के साथ आप एक आवेदन लगाएं, किस चीज़ का, स्टे ऑर्डर मांगे दोस्तों सामान्यतः कहाँ से दोस्तों, सिविल कोर्ट से स्टे ऑर्डर आप लें। जब वाद आप दायर कर देंगे कैंसिलेशन का, ठीक है, तो वाद में दोस्तों क्या होगा, CPC ऑर्डर रूल 39 रूल 1 और CPC ऑर्डर 39 रूल 2। तो दोस्तों इन दोनों के दोस्तों थ्रू आपको क्या करना है कि एक वाद दायर करेंगे और दूसरा दोस्तों 390 रूल 2 के अनुसार दोस्तों आप क्या करेंगे कि वहां पे दोस्तों आप मांगेंगे क्या, स्टे ऑर्डर। तो स्टे में क्या क्या आप ऑर्डर मांगेंगे कि प्रतिवादी भूमि ना बेचे, कब्जा ना बदले, तीसरे व्यक्ति को अधिकार ना दे। मतलब ये किसी और व्यक्ति को यहाँ पे लाके ना बसा, या तीसरे व्यक्ति को रहने खाने के लिए, या मान लीजिए कोई खेत है तो उसको जोतने बोने के लिए ना दे, और अगर उसकी रजिस्ट्री कराने के बाद भी। तो आपको ये दोस्तों प्रार्थना करना है, सिविल कोर्ट में स्टे लेना है। तो स्टे में ये सारी चीज़ें लिखी रहेंगी। यदि स्टे मिल जाता है तो आगे का नुकसान रुक जाएगा, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को देना चाहता है या बेचना चाहता है, तो यदि आपको स्टे यहाँ पे अगर मिल जाता है तो दोस्तों आगे का आपका नुकसान बहुत कम होगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा और रजिस्ट्री भी कैंसिल होगी। उसके बाद दोस्तों स्टेप 8, हस्ताक्षर और अंगूठे की जांच कराएं। यदि विवाद
हस्ताक्षर या अंगूठे का है तो कोर्ट से प्रार्थना करे कि हैंड राइटिंग एक्सपर्ट जांच करे और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जांच करे। यह अक्सर सबसे मजबूत साक्ष्य बनता है। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपको पता चला है कि किसी ने आपका दोस्तों नकली साइन कर दिया है, ठीक है ना, और नकली अंगूठा लगा दिया यानी फर्जी अंगूठा लगाया है, तो आप हैंड राइटिंग दोस्तों एक्सपर्ट से जांच करा सकते हैं साइन की। और अगर किसी ने फिंगरप्रिंट दोस्तों नकली लगाया है तो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट से भी उसकी जांच करा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में दोस्तों ये सबसे मजबूत साक्ष्य पेश करेंगे और सबसे मजबूत साक्ष्य माना जाता है ये। अगर आपने ये दोनों चीज़ प्रूफ कर दिया कि ये हैंड राइटिंग गलत है यानी कि जो साइन है ये फर्जी है, और फिंगरप्रिंट जो एक्सपर्ट है अगर ये प्रूफ कर दिया आपने कोर्ट में कि ये फिंगरप्रिंट भी नकली है, तो ये मान के चलिए आपका दोस्तों सिविल सूट के अंदर ही कैंसिलेशन 100% हो जाएगा, यानी रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों स्टेप 9, सब रजिस्ट्रार को पक्षकार बनाएं। ध्यान रखें जब सिविल कोर्ट में वाद दायर करेंगे तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों सब रजिस्ट्रार यानी कि जो रजिस्ट्री करते हैं रजिस्ट्रार साहब उनको पक्षकार बनाएं और दूसरा दोस्तों रजिस्ट्रार, दोनों को पक्षकार बनाएं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग दोस्तों आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है, विशेषकर जब रजिस्ट्री निरस्तीकरण की मांग हो, यानी कि रजिस्ट्री जब कैंसिलेशन की मांग हो तो रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार दोनों को दोस्तों रजिस्ट्री के टाइम पे दोस्तों आवश्यक पक्षकार बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला स्टेप क्या है, स्टेप 10, दी पावर ऑफ अटर्नी फर्जी है। आपको क्या देखना है कि यदि आपकी ज़मीन की जो रजिस्ट्री है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है कि यदि आपकी ज़मीन की जो रजिस्ट्री हुई है वो यदि पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू हुई है, अगर फर्जी है तो भी आप चुनौती दे सकते हैं। 2 स्तरों पर उसको चुनौती दे सकते हैं। पहला क्या, पावर ऑफ अटर्नी को निरस्त घोषित कराएं सिविल कोर्ट से, और उसके आधार पर हुई सेल डीड यानी कि पावर ऑफ अटर्नी के आधार पर विक्रय पत्र यानी कि रजिस्ट्री हुई को भी निरस्त कराएं। तो ये दोनों चीज़ आपको कराना है। मैंने ऊपर बताया कि जैसे मान लीजिए ज़मीन है, ठीक है ना, अब ये ज़मीन तो है, अब ये ए नाम का व्यक्ति है, ये चल फिर नहीं रहा है, कहीं आ जा नहीं सकता, तो ये अपना दोस्तों पावर ऑफ अटर्नी बी को दे दिया है, ठीक है ना। अब ये बी क्या किया है कि इस ज़मीन को दोस्तों ये पूरा अधिकार बी को दे दिया है। अब बी चाहे तो इस ज़मीन को बेच दे, रखे या किसी को लीज पे दे दे, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं पावर ऑफ अटर्नी। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि अगर ए ने बी को पावर ऑफ अटर्नी दी ही नहीं है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर बी फर्जी पावर ऑफ अटर्नी, यहाँ पे वही बात हो रही है कि बी यदि फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना ले, ठीक है ना, और निरस्त घोषित कराएं उसको सिविल कोर्ट से निरस्त घोषित करा, अगर बी फर्जी पावर ऑफ अटर्नी बना ले और उसी के आधार पे सेल डेट यानी कि उस जमीन को बेच दे, जबकि ए ने इसको पावर ऑफ अटर्नी दी ही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों यहाँ पे क्या है, यदि पावर ऑफ अटर्नी फर्जी है तो इसको दोनों स्तर पे दोस्तों चुनौती देना है। उसके बाद दोस्तों अपना अगला स्टेप क्या रहेगा, इसको अपन देखते हैं। उसके बाद दोस्तों स्टेप अपना 11, तो देखिए चरण 11, यदि विक्रेता की मृत्यु हो चुकी थी। दोस्तों कई बार क्या होता है, मृत्यु होने के बाद भी ज़मीन बिक जाती है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यदि मृत्यु के बाद रजिस्ट्री हुई है, ठीक है ना, यदि कोई व्यक्ति ख़त्म हो गया है और ख़त्म होने के बाद किसी प्लॉट का मान लीजिए रजिस्ट्री हुआ है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। दोस्तों ये सबसे बड़ा प्रूफ रहेगा आपका मृत्यु प्रमाण पत्र कोर्ट के अंदर, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, ठीक है ना, और उसका मृत्यु प्रमाण पत्र आप प्रूफ कर देती हैं, तो सीधी सी बात है वो तो कैंसिल हो जाएगा रजिस्ट्री, क्योंकि जब व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो वो जमीन कैसे बेच लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों यह बहुत मजबूत साक्ष्य माना जाता है। दोस्तों मृत्यु प्रमाण पत्र बहुत ज्यादा मजबूत साक्ष्य माना जाता है। तीसरी चीज यहाँ पे दोस्तों ऐसी रजिस्ट्री सामान्यतः टिकना कठिन होता है, यानी किसी ने अगर मृत्यु प्रमाण पत्र होने के बावजूद यानी मृत व्यक्ति होने के बावजूद भी उसी के नाम से रजिस्ट्री यदि करा ले, तो ऐसे टाइम पे दोस्तों बिल्कुल भी वो रजिस्ट्री ज्यादा दिन नहीं टिकेगी और रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है स्टेप 12 यानी कि चरण 12, समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना दें। अनेक अधिवक्ता द्वारा सलाह देते हैं कि स्थानीय समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करें, भूमि विवादित होने की जानकारी दें। तो ये आपको क्यों ऐसा करना है, मान लीजिए दोस्तों कोई न्यूज़पेपर है, अब आप ऐसा समझिए कि मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर है और न्यूज़पेपर में अब आप क्या कर रहे हैं कि अपनी ज़मीन का दोस्तों समाचार प्रकाशित करवा रहे हैं इसमें, ठीक है ना, और ये दोस्तों सारी जानकारी लिख रहे हैं कि ये ज़मीन आप मत लेना, ये विवादित ज़मीन है, इसका केस चल रहा है, फर्जी रजिस्ट्री हुई है। तो इससे क्या है, लोगों को जानकारी मिलेगी, न्यूज़ पढ़ने वालों को, और वो दोस्तों एक दूसरे को बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी उस ज़मीन को दोस्तों नहीं खरीदेगा और वो ये जान जाएगा कि ज़मीन में विवादित है और
विवादित जमीन है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसके आगे तीसरे व्यक्ति द्वारा खरीदने का जोखिम कम हो जाता है। देखिए न्यूज़पेपर में जब आप दोस्तों प्रकाशित कराएंगे तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि तीसरे व्यक्ति द्वारा अगर कोई खरीदना भी चाहेगा तो नहीं खरीदेगा अगर वो न्यूज़ जान गया तो। उसके बाद अपना अगला कदम क्या रहेगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कोर्ट में आपको क्या साबित करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए ये कोई ज़मीन है, अब इस ज़मीन की दोस्तों मान लीजिए रजिस्ट्री हो गई, ठीक है ना। अब ए नाम का व्यक्ति है, मान लीजिए फर्जी रजिस्ट्री ही हो गई। अब बी मान लीजिए बोलता है कि इस ज़मीन का फर्जी रजिस्ट्री हुआ है जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब बी कोर्ट में मान लीजिए एप्लीकेशन लगाएगा यानी कि सिविल सूट वाद दायर करेगा। तो बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब होता है कि जो व्यक्ति केस करेगा उसी को ये साबित करना पड़ेगा कि हाँ ये कैसे कैसे रजिस्ट्री गलत हुई है, कैसे फर्जी हुई है, ये कौन सिद्ध करेगा, बी करेगा। तो दोस्तों उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है, कोर्ट में आपको क्या साबित करना होगा। तो देखिए पहली चीज़ क्या साबित करना होगा कि आप जमीन के वास्तविक मालिक हैं। दूसरी चीज़ रजिस्ट्री में धोखाधड़ी हुई है। तीसरी चीज़ हस्ताक्षर अंगूठा आपका नहीं है, फर्जी है, दूसरे का है। चौथी चीज़ सहमति नहीं दी गई थी, बिना सहमति के रजिस्ट्री करा लिए हैं। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। उसके बाद पांचवी चीज़ देखिए, प्रतिवादी को जालसाजी की है, यानी कि प्रतिवादी धोखे से फर्जी डॉक्यूमेंट बना के जालसाजी की है और दस्तावेज यानी कि जो डॉक्यूमेंट लगे हुए हैं वो फर्जी हैं। ये दोस्तों क्या करना पड़ेगा, आपको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में, तब भी दोस्तों यहाँ पे रजिस्ट्री कैंसिलेशन होगी 100%। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि कोर्ट में कौन कौन से साक्ष्य सबसे मजबूत माने जाते हैं। जब आप किसी प्लाट का रजिस्ट्री का कैंसिलेशन कराएंगे, जब उसका रजिस्ट्री कैंसिलेशन कराएंगे तो कौन से सबसे मजबूत सबूत माने जाते हैं। तो पहला यहाँ पे हो गया दोस्तों मूल दस्तावेज और दूसरा हो गया दोस्तों फिंगरप्रिंट रिपोर्ट। अगर ये दो चीज़ों को दोस्तों आप कोर्ट में प्रूफ कर दिए तो ये मान के चलिए दोस्तों कि 200% दोस्तों 200% यहाँ पे रजिस्ट्री 100% दोस्तों कैंसिल ही होगी या नहीं होगी। क्योंकि जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि ये दस्तावेज पूरी तरीके से फॉर्जरी यानी कि गलत है, और जब आप ये प्रूफ कर दोगे कि ये अंगूठा ही गलत लगा यानी कि दूसरा का फिंगरप्रिंट लगा है, तो सीधी सी बात है तुरंत दोस्तों रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा कोर्ट में आपको दोस्तों क्या करना है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का रिपोर्ट लगाना है। मान लीजिए किसी ने दोस्तों साइन कर दिया आपका फर्जी आपके जैसे, तो हैंड राइटिंग एक्सपर्ट का रिपोर्ट लगाना है। साथ में आपको आधार कार्ड लगाना है और गवाहों का बयान लेना है। जो गवाही दिए हैं यानी कि जो रजिस्ट्री कराते टाइम गवाही दिए हैं उनका बयान लिया जाएगा, वो बताएंगे कि कैसे कैसे ये रजिस्ट्री हुई है ज़मीन की। उसके बाद आपको क्या करना है, अगला दोस्तों काम रहेगा आपका राजस्व रिकॉर्ड यानी कि खसरा खतौनी B1, और दोस्तों सातवां रहेगा मृत्यु प्रमाण पत्र यदि लागू हो तब की स्थिति में, यदि मृत्यु होने के बाद किसी ने रजिस्ट्री कराई है, और आठवां लगेगा दोस्तों बैंक रिकॉर्ड। तो ये दोस्तों आपको प्रूफ करना है कोर्ट में। और उसके बाद लास्ट में लगेगा दोस्तों मोबाइल लोकेशन और CCTV यदि उपलब्ध हो। इससे दोस्तों आपका और प्लस पॉइंट बन जाएगा कि मोबाइल लोकेशन से आपका लोकेशन ट्रैक हो जाएगा और CCTV में सारे वीडियो फोटोज दोस्तों दिख जाएंगे कि ये लोग कैसे फर्जीवाड़ा तरीके से रजिस्ट्री कराए हैं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि लोग बाग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या गलती करते हैं मैं पहले बता दूं। पहली चीज़ तो वो केवल पुलिस में शिकायत करते हैं, ठीक है, या फिर अगर वो पुलिस में शिकायत नहीं करते तो क्या करते हैं, सिर्फ केवल तहसील में आपत्ति लगाते हैं। दो ही चीज़ करती हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है भाई। अगर आपको सच में रजिस्ट्री कैंसिल कराना है और वो रजिस्ट्री फर्जी है तो आपको ये कदम उठाने हैं। देखिए क्या क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्जी रजिस्ट्री के मामलों में पहली चीज़ आपको पुलिस कार्रवाई करना है, प्लस साथ में सिविल सूट यानी कि सिविल कोर्ट में भी सिविल सूट भी लगाना है, वाद दायर करना है, प्लस साथ में राजस्व आपत्ति तीनों मोर्चों पर। यानी कि दोस्तों आपको 3 काम करना है, पुलिस कार्यवाही प्लस सिविल कोर्ट सूट प्लस पुलिस कार्यवाही प्लस सिविल सूट प्लस राजस्व आपत्ति, ये तीनों चीज करना है। तीनों मोर्चों पर एक साथ कार्रवाई करना सबसे प्रभावी माना जाता है। यानी कि जब आप रजिस्ट्री कैंसिलेशन कराएंगे तो तीनों जगह दोस्तों एक ही चीज, तीनों पुलिस कार्यवाही भी करेंगे, सिविल सूट भी करेंगे, राजस्व आपत्ति भी करेंगे, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावी माना जाएगा और हर विभाग में इसका इन्फॉर्मेशन रहेगा कि नहीं इनके साथ गलत हुआ है। तो दोस्तों आइए थोड़ा सा मैं रिवाइज कर दूं कि अपने को कैसे कैसे करना है। एक बार थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों,
जब आपको पता चल जाएगा कि रजिस्ट्री गड़बड़ हुई है और रजिस्ट्री को कैंसिल कराना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, संक्षिप्त फ्लो चार्ट से एकदम शॉर्टकट तरीके से एक बार रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, पहला स्टेप, फर्जी रजिस्ट्री का पता चला आपको। फर्जी रजिस्ट्री का पता जब चल गया उसके बाद अब रजिस्ट्री के प्रमाणित कॉपी प्राप्त करें। कहां से प्रमाणित प्राप्त करेंगे प्रति, ये मिलेगा आपको उप पंजीयक कार्यालय जहां से आप रजिस्ट्री कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस से। उसके बाद आपका काम रहेगा दस्तावेज एकत्र करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा क्या, पुलिस में FIR दर्ज करना कि ये जो घटना हुई है ये पूरी तरीके से फर्जी हुई है। उसके बाद अगला एक स्टेप रहेगा तहसीलदार, SDM और कलेक्टर को आवेदन देना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगला स्टेप क्या रहेगा, जब आप आवेदन दे देंगे तो नामांतरण पर आपत्ति करेंगे, आपत्ति करें, नामांतरण पर किसकी नामांतरण ना हो। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप रहेगा सिविल कोर्ट में रजिस्ट्री का निरस्तीकरण का वाद दायर करना, ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 CPC स्टे लें। उसके बाद अगला काम अपना रहेगा फिंगरप्रिंट हस्ताक्षर का जांच कराना। और उसके बाद अगला काम दोस्तों यहाँ पे हमारा कौन सा रहेगा, ध्यान से देखिए कि फर्जी रजिस्ट्री निरस्त कराएं, राजस्व रिकॉर्ड में पुनः अपना नाम दर्ज कराएं। तो ये दोस्तों आपको निम्न स्टेप उठाना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको करना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना, इतने स्टेप उठाना है। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। यहाँ पे ध्यान से देखिए कि यह पूरी प्रक्रिया सामान्य कानूनी मार्गदर्शन है। वास्तविक कार्रवाई इस बात पर निर्भर करती है कि फर्जी रजिस्ट्री किस प्रकार की हुई है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, नकली हस्ताक्षर पहली चीज, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी या मृत व्यक्ति के नाम से प्रतिरूपण आदि। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि यह प्रक्रिया केवल कानूनी मार्गदर्शन है, यानी जो मैंने आपको जानकारी दी है ये कानून आपको ये स्टेप उठाने हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक में कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगा, ठीक है ना, वास्तविक में केवल इस वास्तविक में यानी कि सच में इस बात पर निर्भर करेगा कि फर्जी रजिस्ट्री किस प्रकार हुई है। देखिए कभी कभी नकली हस्ताक्षर से भी रजिस्ट्री होती है, कि पावर ऑफ अटॉर्नी से रजिस्ट्री हुई है, कि मृत व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्री हुई है। तो किसके नाम से रजिस्ट्री हुई है आपको ये भी देखना है, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए ये रजिस्ट्री कैंसिल कराने का ये पूरा प्रोसेस था जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया। आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इसी प्रोसेस से दोस्तों आप रजिस्ट्री को कैंसिल करवा सकते हैं। थैंक यू।